हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर कहीं पे कोई संज्ञेय अपराध होता है तो फिर पुलिस से उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जाती है। अगर उसकी एफआईआर पुलिस दर्ज करने से मना कर देती है तो पुलिस के सीनियर अफसर को एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी जाती है। इसके बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो सीआरपीसी के सेक्शन 156 की उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं 156(3) के संबंध में 18 फरवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की रिवीजन बेंच के द्वारा पारित किए गए एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहिए आखिरी तक। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 156(3) के प्रार्थना पत्र को लेकर के कौन सी महत्वपूर्ण और अहम बातें कही। दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में भी इस तरह की महत्वपूर्ण बात कही गई थी। वह केस था प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी। 18 फरवरी 2022 को एक केस था बाबू वेंकटेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 4 क्रिमिनल अपील थी और चारों क्रिमिनल अपील स्पेशल लीव पिटीशन से दाखिल हुई थी। इन चारों क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी.आर. गवई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी के द्वारा महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने में दी जाती है और जब थाने में ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस अफसर की ड्यूटी होती है कि वो एफआईआर को दर्ज करें। अगर पुलिस अफसर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो 154 की उपधारा 3 के तहत पुलिस के सीनियर अफसर को एप्लीकेशन दी जाती है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि 156(3) में इन बातों का जिक्र किया गया है। 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण कही गई। पहली बात तो ये जो प्रियंका श्रीवास्तव के केस में भी कही गई, 156(3) का प्रार्थना पत्र एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। एफिडेविट देने वाला व्यक्ति उसमें बिल्कुल सही जानकारी दे, रूटीन में किसी भी तरह से शपथ पत्र ना दे। अगर वो शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये, अगर 156(3) का प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के सामने जाए तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करे कि 154 की उपधारा 1 की कंप्लेन की गई कि नहीं, 154(3) सीआरपीसी की कंप्लेन की गई कि नहीं। अगर 154(1) और 154(3) की कंप्लेन की गई है तो ही 156(3) की कंप्लेन को स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात कही गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 156(3) के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते समय सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को एफिडेविट की विरासती को पता लगाना होगा, घटना की सच्चाई का पता लगाना होगा, देखना होगा जो शपथ पत्र दिया गया है वो सच है या नहीं, घटना सत्य लगती है कि नहीं। उस घटना की सत्यता को पता लगाने के लिए पुलिस की मदद ले सकता है मजिस्ट्रेट। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि 156(3) के सपोर्ट में एफिडेविट जो दिया गया है जिस व्यक्ति का है वो झूठा एफिडेविट है तो व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी विधि के अनुसार। यह बातें कही गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 156(3) का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो एफिडेविट में कोई भी ऐसी बात ना लिखी जो गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर किसी को झूठा फंसाने के लिए 156(3) का प्रार्थना पत्र आया है
और उसके सपोर्ट में एफिडेविट दिया गया है तो भी ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन नियम प्रतिपादित किया गया 156(3) के बारे में। 154(1) की कंप्लेन होनी चाहिए, 154(3) की कंप्लेन होनी चाहिए और एफिडेविट जो दिया गया है सपोर्ट में उसकी सत्यता को परखा जाएगा, पता लगाया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा जो घटना दिखाई गई है प्रार्थना पत्र में वो कितनी सत्य लगती है। तो दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी 156(3) के बारे में। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।